तो आज तारीख है 12 जनवरी और 12 जनवरी के करंट से जितने भी हमारे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जितनी भी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे किसी भी एग्जाम में जानने के लिए इवन तो नॉलेज में भी जानने के लिए जरूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो आज अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो न्यूज़ आई है जो यूपी में एक मिनिस्टर है उन्होंने क्विट कर दिया है, उनके चलते चलते 4 विधायकों ने भी वहाँ पे क्विट कर दिया। तो उसकी न्यूज़ है वो मतलब ये एग्जाम या कोई जरूरी न्यूज़ नहीं है तो हम करंट में ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। एक न्यूज़ आई है पंजाब इलेक्शन को लेके, एक है जो दिल्ली में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बंद कर दिए गए उसको लेके है, और एक आई है जो हम देखते हैं कि 35% जो हिस्सेदारी है हम लोग देखते हैं वीआई में वो भारतीय इंडियन गवर्नमेंट को दी जा रही है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखो हुआ क्या, वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये तय किया है कि 16,000 करोड़ रुपए तकरीबन कर्जा है उनके ऊपर। पहले हम बात कर ले एजीआर जो ऑगमेंटेड ग्रॉस रेवेन्यू बोला जाता है उसके, या फिर हम लोग बात करते हैं जो स्पेक्ट्रम के जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, स्पेक्ट्रम ऑक्शन के जो पैसे देने भारत सरकार को, तो ऐसे तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही देने हैं भारत सरकार को एन एवरेज। तो अब वीआई दे तो पा नहीं रहा था तो उसने कहा है कि हम अपने 35% शेयर 35.8% शेयर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को दे देगा, और जैसे ये दिए जाएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बन जाएगी वीआई में। और ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट में किसको दी जाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को दिए जाएंगे, सीधी सी बात है। अब थोड़ा वीआई की बात करें तो 1981 में हम लोग देखते हैं वोडा कंपनी बनी है जो हैरिसन और गैरी ने बनाई है, और सीईओ इसके अभी की बात करें तो निक रेंट्स है। और वोडाफोन की बात करें, वोडाफोन बहुत बड़ी कंपनी है। वोडाफोन इंडिया में उसकी बहुत छोटी सी ब्रांच है, नहीं तो वो तकरीबन तकरीबन 70 से ज़्यादा अलग अलग देशों में काम करते हैं, और इंडिया में तो काफ़ी चीज़ें उसने बंद भी कर दी है, वैसे तो $1 बिलियन कंपनी है। और अगर बात करें ना, जब वोडाफोन आई थी तो हम देखते हैं स्टार्टिंग में उसने 10% शेयर्स खरीदे थे एयरटेल के टेली कम्युनिकेशन मार्केट में जब इंडिया में आई थी। तो 2002 में हम देखते हैं कि हच को तकरीबन एक हच कंपनी थी पहले, टेली कम्युनिकेशन कंपनी ही थी, सिम वगैरह बेचती थी। उसका एक कुत्ता था जो एंडोर्स करता था, उसका एडवर्टाइजमेंट आता था बहुत ज़्यादा। उसके 67% शेयर्स वोडाफोन ने खरीद लिए थे 2002 में, और वहीं से जो बचे हुए आधे जो शेयर्स थे उस समय जो मतलब किसके शेयर्स थे, मतलब जो एयरटेल के पहले 10% खरीदे थे उनके आधे शेयर्स को बेच के और हज के पूरे शेयर्स खरीद लिए थे बाद में। तो हज कंपनी को पूरा एक्वायर कर लिया था वोडाफोन ने, हम देखते हैं 2004 तक, और 2004 से वोडाफोन कंपनी ने रेगुलेशन करना शुरू किया था इंडिया में। फिर हम देखते हैं कि 2011 तक वोडाफोन धीरे धीरे करके पूरा ही हज को एक्वायर कर लिया, हज पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, वोडाफोन चलती रहती है। बाद में 2016 में जियो आ जाता है, ऑलमोस्ट सारी ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को नुकसान होने लगता है, और 2017 में आइडिया के साथ में वोडा मिल जाती है, और तकरीबन 40 करोड़ जो यूजर्स हैं उनके साथ में अपने देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। अब इस समय तो यूजर्स घट गए हैं लेकिन उस समय सबसे बड़ी बन गई थी। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है वो आई है ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। तो अभी ब्रह्मोस मिसाइल को C2C टेस्ट किया गया है, और ब्रह्मोस मिसाइल की जो हम देखते हैं कि रेडियस थी 300 किलोमीटर तक की मार्क क्षमता थी, उसको भी बढ़ा के 600 किलोमीटर तक का कर दिया गया। उसकी टेस्टिंग भी कर ली गई, सफल परीक्षण हुआ है, उड़ीसा में किया गया है। तो सी में किसी भी एक मिसाइल को एक सरफेस से छोड़ना, एक प्लेन से छोड़ना, ये एक अलग बात होती है, और एक नाव से छोड़ना एक दूसरी तरीके की बात होती है। तो नाव से छोड़ने का भी इसको ट्राई कर लिया और बहुत सफल परीक्षण रहा है हम लोगों का। अब हम लोग बात करें कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है बाय द वे, और सुपरसोनिक मिसाइल्स को कोई भी देश 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज बढ़ा नहीं सकता है। तो हम लोगों ने ब्रह्मोस की 600 कैसे कर ली है, क्योंकि हम लोगों ने देखते हैं पिछले 2 साल पहले MTCR को ज्वाइन किया था। MTCR क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इंटरनेशनल रिजीम है। उसको जो भी देश साइन कर लेता है वो अपनी मिसाइल्स को 1000 किलोमीटर तक लेके जा सकता है, C2C मिसाइल्स को बेसिकली बात की जाए तो इसका भी मेंबर बन गया भारत, इसीलिए हम लोगों ने ब्रह्मोस की रेंज इतनी बढ़ा दी है सुपरसोनिक होने के बावजूद। ब्रह्मोस की बात करें तो हम जानते हैं DRDO इंडिया कंपनी है, NPOM रशिया की कंपनी है, उन दोनों ने मिलकर बनाई थी। ब्रह्मपुत्र नदी से आता है और मॉस्कोवा नदी से आता है, तो उसके नाम में ब्रह्मोस नाम रखा गया था। और जो अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में ब्रह्मोस इस समय कहाँ पे प्रैक्टिकली यूज की जा रही है, तो एक तो हम देखते हैं कि हमारी आर्मी के पास में ब्रह्मोस मिसाइल्स, और दूसरा हमारी जो
मतलब एक तो हमारी जो आर्मी के पास है थल सेना के पास बेसिकली, और दूसरी हमारी वायु सेना के पास इस समय है जो सुखोई SU-30 MKI में यूज करता है उसको। और सुखोई जो SU-30 MKI है उसकी अगर सबसे बड़ा सबसे हैवी वेपन कहा जाए तो वो भी ब्रह्मोस ही है। तो हम देखते हैं हमारी थल सेना वायु सेना के पास में थी, अब हम कोशिश कर रहे हैं इसको हमारी जल सेना के पास में भी दिया जाए, सीधी सी बात है। और सुपर सैनिक है, फायर एंड फगट टाइप की मिसाइल है कि इसको एक बार लॉन्च कर दो, भूल जाओ, तुम्हें मतलब मॉनिटर नहीं करना मिसाइल को, वो ऑटोमेटिक टारगेट को हिट कर देगी। 3 मैक तक की स्पीड है, मतलब 3 मैक मतलब साउंड की स्पीड से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा स्पीड है इसकी। और हम देखते हैं इंडिया ने भी फिलीपींस से डील भी कर लिया है, क्योंकि इंडिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहा है, और हम लोगों ने देखा कि 2025 तक हमें अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को $5 बिलियन तक लेके जाना है। उसके लिए हम लोगों ने फिलीपींस से डील भी की है, और फिलीपींस को हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बेचने भी वाले हैं। और बाय द वे फिलीपींस ही अकेला नहीं, हम लोग UAE हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, उनसे भी डील को लेकर बात कर रहे हैं, हो सकता है ये भी कंफर्म हो जाए, देखते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज है वो ये है पासपोर्ट रैंकिंग को लेके। हेनलीज की जो पासपोर्ट रैंकिंग निकलती है, बहुत दिनों बाद कोई ऐसी रैंकिंग आई है इंडिया की जिसमें इंडिया की रैंकिंग थोड़ी सुधरी है। तो जैसे हेनलीज पासपोर्ट रैंकिंग है, 2016 में हमारी पासपोर्ट रैंकिंग 84 नंबर पे आते थे हम दुनिया में, 2020 में वो घट के 85 हो गया था, 2021 में हम लोग 90th नंबर पे आते थे। अब जो इस साल की 2022 की रैंकिंग आई है इसमें हम लोग 83 नंबर पे आ गए हैं। तो अगर 2016 से भी कंपेयर करें तो 1 नंबर हम लोगों की रैंकिंग सुधर गई है, जो कि देखा जाए अच्छी बात है। देखो सुधरना तो अच्छी बात है ही है, लेकिन हमें और ज्यादा सुधरना चाहिए था, इतना कम नहीं। तो बस दैट्स ऑल। और टॉप की बात की जाए तो टॉप पासपोर्ट रैंकिंग किसकी है, तो जापान और सिंगापुर की है, वही टॉप पे रहते हैं। और देखो पासपोर्ट रैंकिंग बेसिकली सुधरती कैसे है, हमें कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस मिला हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी देश की पासपोर्ट रैंकिंग में कितना अच्छा होगा। इंडिया को अभी तक 58 कंट्रीज की जो थी मिली हुई थी वीजा फ्री एक्सेस। अब 2 कंट्रीज और इस साल हम लोगों ने देखा, एक तो ओमान हो गया और दूसरा अर्मेनिया हो गया। अर्मेनिया यूरोप का दूसरा देश ऐसा बन गया है जो इंडिया को उसने एक्सेस दी है वीजा फ्री। तो अर्मेनिया और ओमान, इन दोनों ने भी इंडियंस लोगों को वीजा फ्री एक्सेस दे दिया अपने आप। तो अब हमारे पास में 60 कंट्रीज का, 60 कंट्रियों का वीजा फ्री एक्सेस हो चुका है इंडियंस के पास में। तो इसलिए हमारी रैंकिंग थोड़ी सुधर गई है। तो दैट्स ऑल। और बाय द वे फिर भी हम लोग काफी पीछे आते हैं, हमारे हमसे ऊपर तो सूडान वूडान तक हमसे ऊपर है पासपोर्ट रैंकिंग में, तो इसको भी सुधारना चाहिए। एक नेक्स्ट न्यूज है भाई, ये चाइना में लॉकडाउन को लेकर कि चाइना में हम देखते हैं 3rd सिटी है जिसको लॉकडाउन कर दिया गया बड़ी सिटियों में से। और न्यू ईयर भी आने वाला है, चाइना का 1st वीक ऑफ फरवरी में न्यू ईयर आता है, तो वहाँ पे और प्रॉब्लम बनने वाली है। और बाय द वे WHO ने कल एक वो भी निकाला अपना वक्तव्य एक तरीके से बोले, और जिसमें कहा गया है कि 50% जो यूरोप की जनसंख्या है उसको अगले 1 महीने में कोरोना अपर हैवी या लो कैसा भी हो, लेकिन कोरोना उसको होके निकल जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है एक पिग के हार्ट ट्रांसप्लांट को लेके। एक सुअर है जिसका एक हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है एक ह्यूमन में, यूनिवर्सिटी ऑफ हम लोग देखते हैं कि मैरीलैंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है, बेसिकली US में। अब पिग का हार्ट एक इंसान में कैसे लगता है, कैसे लग सकता है, वैसे बात यहाँ पे पहले तो याद ही है। तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था, पहली बात तो ये है। और अगर बात की जाए ना कि ये कैसे लगाया जा रहा है, क्या इसमें पहले भी काम हुए हैं, हाँ हुए हैं। 1963 से ही इसका काम होना शुरू हो गया था कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसमें हम लोग एनिमल के ऑर्गन इंसानों में लगाए जा सके। इसके लिए अगर सबसे पहला ट्राई बोले तो 1984 में एक बबून था, उसका जो हार्ट था वो एक 2 वीक की एक छोटी सी बच्ची के लगाया गया था, लेकिन बाद में उसकी 1 महीने में मौत हो गई थी, क्योंकि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो रेजिस्ट करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट रेट होती है। तो इसलिए ही इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके अब इसमें लगा दिया गया है। अब लगा तो दिया गया है, अब देखते हैं ये लोग अगर ये सफल हो जाता है, अगर ये जिंदा रहता है, तो हाँ ये मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हम देखते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती रहती है। क्योंकि अगर दुनिया में बोले जाए ना, जितने भी लोग जिनको पता है कि हाँ हमें ऑर्गन डोनेशन करनी चाहिए, ऑर्गन की बहुत ज़्यादा मांग रहती है मार्केट में, लोग मांगते रहते हैं और किसी का जीवन बचाया जा सकता है उससे, या किसी को हमके एक नए प्रकार का जीवन दिया जा सकता है उससे, उनमें भी जिन लोगों को अवेयरनेस है इन चीज़ों की, उनमें भी केवल 3% ऐसे लोग हैं जो सच में रजिस्टर करते हैं अपने ऑर्गन देने के लिए। और बाद में याद रखना, रजिस्टर किए हुए हर इंसान का ऑर्गन डोनेट नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत सारी ऐसे रेप्लिकेशंस भी आ जाते हैं कि जैसे मान लो आज मैंने रजिस्टर किया कि मेरे ऑर्गन ले लेना, कल को मैं बूढ़ा हुआ, मेरे ऑर्गन ही उस काम के नहीं बचे, तो फिर कैसे ही दिए जाएंगे, सीधी सी बात है।
वो भी एक सीन होता है। तो अगर 3% लोग रजिस्टर करते हैं, सोचो जिनको अवेयरनेस से पहले तो वही लोग कम है, उनमें भी 3% लोग ही रजिस्टर करते हैं डोनेट करने के लिए, और उनमें भी मुश्किल से 1% लोग हैं जिनके ऑर्गन सच में डोनेट हो पाते हैं। तो ऑर्गन्स की कितनी कमी है। और अगर ये हो जाता है कि जो जीएम पिक का हार्ट वगैरह लगाया गया है, और अगर एनिमल के जो ऑर्गन्स है उनको रिप्लेस किया जा सके इंसानों से, बहुत बड़ी चीज हो गई है। और बाद में पिक का ही क्यों किया गया, क्योंकि पिक की प्रेशर रेट, हार्ट रेट, फंक्शन, उसका जो हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन, वो ऑलमोस्ट इंसान के बराबर होती है, इसलिए पिक का ट्रांसप्लांट किया गया है। और बाद में जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहली बार कब किया गया था? इंडिया में हम देखते हैं 1997 में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था असम में। एक हांगकांग के साइंटिस्ट थे, उन्होंने आके किया था, मुझे इस समय नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है, वह ये है टाइटल स्पॉन्सर को लेकर आईपीएल के, कि आईपीएल के जो टाइटल स्पॉन्सर है वो वीवो को हटाते हुए कल भारत सरकार ने जारी कर दिया कि टाइटल स्पॉन्सर टाटा को बना दिया गया अगले 2 साल के लिए। और आईपीएल की बात करें तो 2008 और 2008 में टाइटल स्पॉन्सर बना, वो आईपीएल शुरू हुआ था, और अभी तक 10 टीमें खेलती नहीं, अगले साल से 12 टीमें खेलेंगी, और ज़्यादा मैचेस भी होंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, सीधी बात है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है क्रिस मॉरिस और रॉस टेलर को लेके। ये दोनों भी क्रिकेटर्स थे बाय द वे, इन दोनों ने ही अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो बस दैट्स ऑल, एक छोटी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है जेडवीएनएफ को लेके। जेडवीएनएफ क्या है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? देखो, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्टिसाइड ना डालने पड़े, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी यूरिया वगैरह या किसी भी प्रकार की खाद ना डालनी पड़े अपनी खेती में। तुम जाओ अपने बीज लो, अपने खेत में डालो, और खेत और अपने जो है पेड़ उनको निकालो, सीधी सी बात है। अब सोचो अगर ऐसा होने लगे तो किसानों की इनकम कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट डबल तो वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा तो इन्हीं चीजों में होता है। लेकिन जेडवीएनएफ खेती करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए तुम्हें एक अच्छी सॉइल चाहिए होती है, एक अच्छा बीज चाहिए होता है, और एक अच्छा वातावरण भी चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अब देखो, जेडवीएनएफ को लेकर इंडिया में काफी दिनों से बात चल रही है। हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, इन लोगों ने उस पर बहुत काम भी किया है। अभी जो आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके हेड थे प्रवीण राव उसके हेड थे। तो उस कमेटी ने अभी एक वो दिया है अपना, एट द एंड कहा जाता ना कि अपनी अनुशंसाएं दी हैं। उसने ये कहा है कि इंडिया में अभी इस समय जेडवीएनएफ खेती को बढ़ावा देना इंडिया की इंडस्ट्री के लिए सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमें मैसिव प्रोडक्शन लॉस होगा अगर हम अपनी फुल पोटेंशियल से, मतलब जेडवीएनएफ का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को भी इस समय भी मैच कर देते हैं, फिर भी इंडिया में तकरीबन 30% से ज्यादा का प्रोडक्शन लॉस होगा हमें, क्योंकि इंडिया में अभी फूड डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा है नहीं। तो दैट्स ऑल। अभी बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो आईसीआर की जो कमेटी है, उसके हेड कौन है? प्रवीण राव, और उन्होंने अनुशंसाएं क्या दी हैं जेडवीएनएफ को लेके। बस क्योंकि कई बार जेडवीएनएफ को लेकर आंसर राइटिंग आती है, तो उसमें हमें कोट करने की जरूरत होती है इन सब चीजों की। एक नेक्स्ट न्यूज है, वह ये तुर्कमेनिस्तान को लेके, तुर्कमेनिस्तान के गेटवे ऑफ हेल को लेके। अब गेटवे ऑफ हेल सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे नरक का दरवाजा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूएसएसआर ने एक समय नेचुरल गैस को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने लगा था यहाँ पे नेचुरल गैस है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ड्रिलिंग की, बहुत बड़ा 225 फीट वाइड और 99 फीट गहरा एक गड्ढा खोद दिया था एकदम। वहां पे उनको नेचुरल गैस तो नहीं मिली, वहां से मीथेन निकलना और शुरू हो गई थी। तो उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस समय उसको अगर बंद किया जाता तो वहां पे विस्फोट के डर थे। फिर बाद में मीथेन, हम लोग देखते हैं नेचर के साथ में, जब मीथेन डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो वहां पे चारों ओर आग लग जाती है। तो वो क्रेटर में आग लगातार लगी ही रहती थी। सोचा था इन लोगों ने कि हाँ हो सकता है बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, तब क्रेटर बंद कर देंगे, लेकिन उसमें अभी तक आग जल रही है और वो जल ही रही है तब से। तो इस पूरे क्रेटर को अभी बंद करने की कह दिया गया है तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा। अब देखते हैं कैसे होता है, वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मीथेन अभी भी ऑलमोस्ट उसी मात्रा में वहां से निकलती रहती है। अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज है, वही है एलआईसी के एफडीआई को लेकर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर। होता क्या ना, इंडियन गवर्नमेंट ने तकरीबन 70% को एफडीआई को लागू कर दिया था। वैसे तो 50% से नीचे एफडीआई थी, 70% इस बार कह दिया था। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बजट आया था इस बार का 2021 का, उसमें। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट पीएसयूस है, उनमें अगर एफडीआई करना हो तो गवर्नमेंट की परमिशन अलग से लेनी पड़ती है। तो एलआईसी में एफडीआई के लेकर अभी कोई परमिशन नहीं थी अभी तक। तो अभी गवर्नमेंट ने एक अपना जारी किया है राजपत्र, जिसमें यह कह दिया है कि हाँ, एलआईसी में 20% एफडीआई को अलाउ किया जा रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि हाँ, एलआईसी का भी
लिक्विडेशन करने की भी गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके शेयर्स वगैरह निकाले जाएंगे मार्केट में। तो उसके शेयर्स भी 40% के तकरीबन शेयर्स बेचे जाएंगे। अब देखते हैं कितने निकलते हैं। तो दैट्स ऑल। और बाय द वे जब भी हम बात करते हैं ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है, बाय द वे पहले 1989 चलता था, 2013 में दूसरा आ गया था, वो अमेंड नहीं है, वो दूसरा एक्ट ही आ गया था, तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंतर्गत जो भी कंपनीज रजिस्टर होती है वो अपनी शेयर्स को मार्केट में निकाल सकती है और वो विदेशी एफडीआई को भी ले सकती है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वह ये है कनेडियन गवर्नमेंट के बारे में कि जो कन्वर्सेशन थ्योरी होती है, कन्वर्सेशन थेरेपी होती है, होता क्या है, काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, काफ़ी फिजियोलॉजिस्ट ऐसे, साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं बेसिकली, वो लोग ये वादा करते हैं कि हाँ, अगर तुम्हारा बच्चा है जो फिजिकली किसी दूसरे सेक्स से बिलोंग करता है, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या जो लीनिंग है वो किसी दूसरे सेक्स की तरफ है, जैसे उसे ऐसा लगता है कि मैं एक लड़के के वेश में लड़के के शरीर में एक लड़की हूँ, या मैं एक लड़का हूँ लेकिन मेरी ओरिएंटेशन लड़कों की ही तरफ है, वो गे है, या मतलब LGBTQ मेंबर बेसिकली बोल दिया जाए, तो उनकी सेक्सुअल एसोसिएशन को साइकोलॉजिकल थेरेपी के द्वारा कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये काफी जगहों पे होता है, ऐसा नहीं है कि अकेले कनाडा में होता है, काफी जगह पे होता है। तो कनाडा गवर्नमेंट ने जो कन्वर्जन थेरेपी सभी वहां पे जो लोगों के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट वगैरह के द्वारा चलाई जाती थी, उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया है कनाडा में। क्योंकि सीरियस बात है, जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो वही रहता है, ये थेरेपीज केवल दिखाने के लिए है और इनके चक्कर में लोगों को और ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है एक तरीके से बोला जाए तो इस वजह से कनाडा ने इस पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अब वही है कि देखो, प्रतिबंध अभी ग्राउंड पे उतना ज्यादा दिख रहा है, कल इसको लेके काफी रिपोर्ट निकल रही थी कि उतने ज्यादा ग्राउंड पे इसको लेके वो दिख रहा है क्या कि बेल लग चुका है, लेकिन नहीं, अभी उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन समय के साथ में धीरे 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 इसमें इंप्रूवमेंट तो होगा। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है चैंग्स 5 को लेके। चैंग्स 5 हम लोग जानते हैं मून लूनर मिशन था, 5वां मून लूनर मिशन था जो चाइना के द्वारा भेजा गया था। तो अभी क्या है, उसने वहां पे वाटर के एविडेंस पता किए, और वाटर के एविडेंस में ऐसा नहीं, वाटर के एविडेंस तो पहले से थे, लेकिन कोई भी ऐसा लूनर मिशन गया नहीं था जिसने वहां पे जमीन में खोदा हो और निकाला हो और देखा हो कि हाँ पानी है। तो चैंग्स 5 ऐसा पहला मिशन बन गया है जिसने पर टन, अगर हम लोग वो बोले ना मट्टी, चंद्रमा की मट्टी, उसमें तकरीबन 120 ग्राम वाटर होने की पुष्टि की है वहां पे। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है वो आई है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड को लेके। अब इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड क्या है, इंटरनेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। और हम देखते हैं 2021 में अवार्ड नहीं हुए थे, तो वो अवार्ड कल दिए गए उसके 2021 के, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सी नहीं हो पाए थे। तो जो केरल का आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल जो क्राफ्ट अवार्ड है 2021 उसमें। तो दैट्स ऑल। और बाय द वे अगर आज के एडिटोरियल्स की बात करें तो आज कोई भी ऐसा एडिटोरियल नहीं है जो जिसके बारे में हम लोगों ने पहले करंट में बात ना की हो, या जो हमारे एग्जाम में कुछ नया जानने के लिए ऐड ऑन करता हो। तो दैट्स ऑल। आज की अगर बात करें 12 जनवरी की, तो यही करंट था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।